thymus के thymus is present over the till 13 years of the age above heart. ये हार्ट का स्ट्रक्चर गलत बना रहा हूं मैं, समझ लो ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर गलत बना रहा हूं क्योंकि माउस ही ऐसे ही हो रहा है, तो ये थाइमस है हार्ट के। यहीं पर टी सेल ओरिजिनेट तो होता है बोन मैरो में लिम्फोइड प्रोजेनाइटेड सेल से, लेकिन जाता है थाइमस के अंदर फिर, और वही थाइमस में उसका रिसेप्टर का फॉर्मेशन, रिसेप्टर डायवर्सिटी, जीन अरेंजमेंट, वाया जीन अरेंजमेंट इट स्टार्ट्स। इसीलिए कहा जाता है बच्चों की इम्यूनिटी जो है कमजोर होती है, ठीक है, लेकिन बन गई, बनते जा रही है, जैसे जैसे उसका एंटीजन से एनकाउंटर होते जाएगा, टी या टी सेल जनरेशन हो रहा है, टी सेल रिसेप्टर में डायवर्सिटी आ रहा है टिल 13 इयर्स ऑफ द एज, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि दिस मैकेनिज्म इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर टू अस, बट दिस हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड एंड दिस हैज बीन सीन दैट एक हाइजीन थ्योरी है, यानी जितना मट्टी में खेलेगा बच्चा उतना ज्यादा रिसेप्टर डायवर्सिटी उसके ऊपर आ जाएगा, जो कि उसके बाद की लाइफ में काम आएगा। और जो हाइजेनिक कंडीशन में रहेंगे, डस्टलेस, पॉलनलेस, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन प्योर, रिच दिस दैट, एसी ये वो, इस तरह के एनवायरनमेंट में पूरा साफ सुथरा डिटॉल लाइफ बॉय लगाते रहा, तो those kinds of kids develop, they are prone to infections, they are prone to allergies, asthma and so forth. कैंसर भी उनके अंदर आराम से हो मतलब ज्यादा इजीली हो सकता है एज कंपेयर टू दिस चाइल्ड जो मट्टी में खेला। ओके, तो हम क्या बताएं, टी सेल रिसेप्टर ऑलवेज, देखो एक बगल में है ये पूंछ निकला हुआ, देख रहे हो? यस सर। अब टी हेल्पर सेल पर है, तो अब बताइए कौन सा सीडी है ये? टी हेल्पर सेल पर कौन सा सीडी होता है, 4 की 8? 4 सर, CD4। 4 इज सीडी। चलो बढ़िया, खुशी हुई आप लोग ध्यान दे रहे हो। CD4 एंड दिस इज CD8, ठीक है। तो टी सेल ऑलवेज इंटरेक्ट्स वाया दीज रिसेप्टर्स, और टी सेल रिसेप्टर को भी चाहिए दूसरी तरफ जो सेल है उसके ऊपर MHC के साथ पेप्टाइड होगा, तो ये एक पूरा इंटरेक्शन बनता है, कई सारे प्रोटीन रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व्ड हियर, वी विल सी दिस लेटर। और यहां पर भी उसी तरह, समझ में आई बात? आगे बढ़े। यस सर। अब आप लोग देखो, कल बाबुल पूछा था ये ग्रेनुलर नहीं, ग्रेनुलर तो होगा ही, देखो ग्रेनुलर होगा ही, रिसेप्टर बहुत सारा नंबर में रिसेप्टर होता है ग्रेनुलर, लेकिन न्यूक्लियस जो है इतना बड़ा है इसका, ठीक है। देखो स्टेनिंग में यहाँ भी हल्का हल्का ब्लू आ रहा है, न्यूक्लियस इतना बड़ा है, प्रोमिनेंट है, तो पूरा न्यूक्लियस एसिडिक है, तो इट स्टेन्स विथ हिमेटोजाइलिन, पूरा हिमेटोजाइलिन से स्टेन हो गया, देखो यहाँ पूरा इतना बड़ा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म स्थित, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग है ना? हाँ। देखिए
ये सारे सेल्स जो है एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स वाले जो स्पेसिफिक इन एक्शन है वो सब लिम्फोइड लिनिएज से आते हैं। अब देखिए लिम्फोसाइट्स फिगर 2.4, दिस इज फिगर 2.4 आर द प्रिंसिपल सेल प्लेयर्स। अब हम जितना समझा दें अगर आप समझ गए हैं तो इसको हम जल्दी जल्दी भी अगर पढ़ते जाएंगे तो आप कैच कर लोगे, है कि नहीं? अगर जहां आप कैच नहीं करो वहां मुझे रोक दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इम्यूनोलॉजी बहुत इंटरकनेक्टेड है। इसको लिख करके मैंने कोशिश किया था कि बिना लिखा हुआ मैं समझाएं। पिछले एक दो क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, पहले वाला स्टाइल ही ठीक था। कॉम्प्लीमेंट में जिसमें लिख करके लाते, बुक से डायरेक्ट कुछ ले लिए और उसको आगे पीछे करके। ओके, सो लिम्फोसाइट्स जो है आर द प्रिंसिपल सेल प्लेयर्स इन द एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक जो है वो लिम्फोसाइट है and they represent 20 to 40% of the circulating white blood cells. You already know this. And 99% of the cells in the lymph. ये भी बता दिया आपको, lymph node में 99% cells lymphocytes है. That's why the name is lymphocytes. And the lymphocytes can be broadly subdivided into three major populations on the basis of functional and phenotypic differences. दो तो आपको पता ही है, B lymphocytes हैं और T lymphocytes हैं, और तीसरा तरह का lymphocyte है उसका नाम है नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ lymphocytes, T lymphocyte दो तरह के, और एक B lymphocyte। प्लाज्मा सेल जो है दे आर द इफेक्टर सेल्स, ओके, जो कि डिफरेंशिएट होके बी सेल से ही बना। ठीक है, बी प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स ओनली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स। अंतर क्या है? दीज आर द नाइव बी सेल्स जिसके सरफेस पर रिसेप्टर है। Once the naive B cell encounter, अभी नाइव बी सेल का हम चर्चा कर लिए। नाइव बी सेल का एनकाउंटर होगा एंटीजन से, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर किए उसके प्रोसेस्ड पेप्टाइड से वाया MHC बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग से, नहीं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो यहाँ आया। सॉल्युबल एंटीजन के साथ बी सेल रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है एंटीजन्स का, विदाउट एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो बाइंड करने के बाद दिस बी सेल डिफरेंशिएट्स इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। पहले प्लाज्मा सेल बना, बी सेल स्टार्ट्स लूजिंग द सरफेस रिसेप्टर एंड इट बिकम्स एक्टिवली सिक्रीटिंग soluble antibodies, and those cells are called as plasma cells. ठीक है, सरफेस पर छोड़ दिया रिसेप्टर, अब ये प्लाज्मा सेल बन गया और they start secreting antibody, and some of the plasma cells, a few plasma cells later become memory cell. यहां तक क्लियर है? बी सेल का रिसेप्टर हट जाएगा तो वो प्लाज्मा सेल में हो जाएगा। हाँ, रिसेप्टर हटने के लिए क्या चाहिए? रिसेप्टर का एंटीबॉडी से, एंटीजन से इंटरेक्शन। रिसेप्टर इज आल्सो एंटीबॉडी ओनली, these cell receptors are antibodies, ओके, स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। इसका इंटरेक्शन अगर स्पेसिफिक एंटीजन से हो गया, सॉल्युबल एंटीजन से, देन दिस बी सेल डिफरेंशिएट्स इनटू प्लाज्मा सेल, इट लूजेज। अब सरफेस पर एंटीबॉडी का क्या काम? कोई काम नहीं है, क्योंकि सरफेस पर एंटीबॉडी इसीलिए था पकड़ने के लिए सॉल्युबल में, सर्कुलेशन में एंटीबॉडी, एंटीजन है कि नहीं है। एक बार एंटीजन पकड़ा गया सर्कुलेशन में, कैच कर लिया ये वाया इट्स बी सेल रिसेप्टर, नाउ दिस सेल डिफरेंशिएट, क्योंकि अब जरूरत क्या है? उस सॉल्युबल एंटीजन। आपने वो बी सेल, नाइव बी सेल तो एक एंटीजन का कोई फ्रेगमेंट को पकड़ा, अब उसमें सर्कुलेशन में बहुत सारे एंटीजन्स हैं, तो उस सब एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या जरूरत है? बहुत सारा ये एंटीबॉडी बनाए।
द सेम स्पेसिफिसिटी। अब सरफेस पर एंटीबॉडी बंधा रहेगा तो कैसे करेगा उसको न्यूट्रलाइज सबको? सरफेस पर एंटीबॉडी का काम यही है कि दैट टाइम इट इज वर्किंग एज ए रिसेप्टर। Same antibody now starts getting secreted from the plasma cell once it has been encountered with the antigen. आई बात समझ में? और प्लाज्मा Yes, sir. आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, इसका थ्रूपुट जो है बहुत ही हाई होता है। Thousands and lakhs of antibody molecules are produced per second. And plasma cells are actively secreting antibody cells. तो पूरी तरह से अब लग गया है कौन? स्पेसिफिक आर्म ऑफ योर इम्यून सिस्टम। लेकिन बी सेल को प्लाज्मा सेल बनाने में टी हेल्पर सेल का भी योगदान है, पढ़ेंगे आगे चलते, ठीक है। और Yes, sir. some of the plasma cells become memory cell. प्लाज्मा सेल का लाइफ कम होता है 1 to 2 weeks। क्यों? जो बार बार, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस हो गया। एंटीबॉडी एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो भी हजारों लाखों की संख्या में पर सेकेंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितना एनर्जी कंजम्पशन, न्यूट्रिशनल डिमांड है इसका, बहुत ज्यादा। तो जब तक एंटीजेनिक चैलेंज रहा, न्यूट्रलाइज हो गया 1 to 2 weeks में, तो these plasma cells die. But it has also been seen that in bone marrow, अब ये भी अभी तक पेचीदा बना हुआ है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, some of the plasma cells reside and they have a longer lifespan. Why they reside, why some of the plasma cells have the longer lifespan, that we do not know. But the memory cell, which is again a differentiated plasma cell has stopped secreting the antibody and it has further differentiated into the memory cell. These memory cells are the resident of kaha? Lymphatic tissues or lymphatic channels or lymphatic follicles. They are resting, they are there. और क्या हुआ? मेमोरी सेल बन गया। अब किसी को वैक्सीन लगा तो मेमोरी सेल बन गया और वो रेस्ट कर रहा है। और इसका लाइफ जो है मेमोरी सेल का, ज्यादातर टाइम आपका जितना लाइफ है उतना रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, या बुढ़ापे में हो सकता है जा करके मर जाए। क्योंकि एक देखा गया कि ऑन एन एवरेज द लाइफ ऑफ मेमोरी सेल इज 50 to 70 years। उतना साल तक आपको प्रोटेक्ट करते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. कुछ पूछना है? तो सर ये एनके के बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो टी लिम्फोसाइट अभी बताया ही नहीं है, बी लिम्फोसाइट भी अभी पूरा नहीं बताया, लास्ट में इसको बताएंगे, ठीक है। पहले ये दोनों सुनो, अभी जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए, ये तो लिम्फोसाइट जनरल है, इसको भी क्लियर कर लो। सो टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल, 3 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोटा मोटी जान लो आप लोग, सिलेबस के हिसाब से इतना भी जान लो काफी है। लिम्फोसाइट भी है, टी है, नेचुरल किलर्स। हम जो जिस लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं इम्यूनोलॉजी पर, हम क्यों जोर दे रहे हैं इतना? इसी पर काम ही हो रहा है पूरा दुनिया में, समझे। इम्यूनोलॉजिस्ट बन जाओगे कभी भूखा नहीं मरोगे, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट आएगा।
इतना डाइवर्स है, और पेपर पब्लिश होगा जल्दी जल्दी, रिसर्च पीएचडी करने जाओगे, इम्यूनोलॉजी का टॉपिक रहेगा, रिजल्ट आएगा आराम से, पूरा पीएचडी आराम। डिमांड इसका बहुत है, पोस्ट डॉक्टरल वर्क में बहुत काम हो रहा है, डिमांड इसका बहुत है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी डेवलप, बहुत सारे प्रोसेसेस अब नहीं समझ में आए हैं ये सब। तो ये इम्यूनोलॉजी जो है अभी हॉट है, अभी क्या, जब से ये इजाद हुआ है ये ब्रांड तभी से हॉट है, और ये रहेगा हमेशा हॉट, क्योंकि इसका रिलेशन जो है सर्वाइवल से है ऑफ द ह्यूमन काइंड, जो अभी आज के डेट में एक बड़ा चैलेंज आ गया है, और ये आगे भी रहेगा, कोरोना के बाद कोई और आ जाएगा। ठीक है, lymphocytes circulate continuously throughout the blood and lymph and migrate into the tissue spaces। और हम जो जिस लेवल से आपकी, क्योंकि क्यू भी पूरा लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं तो आप समझ लो, और इससे रिलेटेड सवाल भी जेआरएफ के एग्जाम में बहुत रहेंगे, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, इंटरव्यूअर भी इसी से रिलेटेड सवाल पूछ देगा, तो इसको समझ लो। अब सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में से तो आप सिर्फ लिम्फोसाइट ये देख लो, टी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आप देखिए, lymphocytes continuously through blood and lymph and migrate into the tissue spaces and lymphoid organs। बता चुके हैं, वो ट्रिलियन है और 99% lymphoid organs में है, अदर जो है वो आपका in circulation। We briefly review the general characteristics and functions of each lymphocyte group and its subsets below। देखिए, अभी तक हम lymphocyte स्टार्ट नहीं किए हैं, अब स्टार्ट होगा। लिम्फ अभी भी स्टार्ट नहीं है, बी सेल रिसेप्टर यहाँ से स्टार्ट, उसके पहले दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट lymphocytes। सी, lymphocytes are relatively non-descript cells that are very difficult to distinguish morphologically। कहने का मतलब हुआ, माइक्रोस्कोप से अगर आप स्टडी करोगे, देखोगे, आपको ये सेल, ओ सॉरी, this cell, this cell, this cell will look similar to you, सेम टू, सिमिलर क्या, सेम दिखेगा आपको पूरा। ये ए में जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं ये माइक्रोस्कोप से सब एक जैसे दिखेंगे, लेकिन है कितना अलग, एक टी हेल्पर सेल है, टी साइटोटॉक्सिक है, एक बी सेल है। प्लाज्मा सेल will look somewhat different like this, natural killer cell will look like this, but these cells will look identical to you in compound microscope or a scanning electron microscope here। Are you getting my point? So that's why they are called as distinctive, that means they look identical। So what makes them different? So it was डिस्कवर्ड लेटर ऑन, अभी हम बताए मोलिकुलर सिग्नेचर। देखिए इस सेल का क्या सिग्नेचर है, दिस सेल इज CD, विच वन बताइए जल्दी, CD4 प्लस, एंड दिस सेल इज CD8 प्लस। अब जो है इसकी पहचान जो है CD8 प्लस सेल है। तो CD8 आपको माइक्रोस्कोप से थोड़ी दिखेगा, दैट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल that cannot be visualized through microscope। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का टेक्निक डेवलप हुआ था। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि आप एंटीजन डाल रहे हो किसी एनिमल में और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है, तो द एंटीबॉडी इज डेवलपिंग अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एपिटोप्स अगेंस्ट। ओके, बाद में the technique has been developed जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है आइसोलेट किया गया। उसके बाद ये देखा गया कि दुनिया में अलग अलग लेबोरेटरीज में अलग अलग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए थे, दे वेयर आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन ऑफ द lymphocytes differently, they were staining the lymphocyte population differently, then they have come to know, oh, there is presence of different molecule on this type of T lymphocyte
and different molecules on this type of T lymphocytes. So that's how they got differentiated and they have been identified later. So these molecular signatures such as CD4, CD8, बहुत तरह के CD है, इनका नाम है क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन। इम्यूनोलॉजी का क्यूबी बुक अगर आप उठा के देखो, लास्ट में जाना, उसमें आप अपेंडिक्स ए में देखना, यहाँ पर इस टेबल में देयर आर सम सीडी डेजिग्नेशंस। जितना आदमी है सबका सिग्नेचर अलग अलग है। उसी तरह द सेल्स ऑफ द ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स सबके ऊपर सीडी मार्कर्स हैं। देयर आर 300 डिफरेंट सीडी डेजिग्नेशंस। अपेंडिक्स ए जाओ तो देखो CD 303 तक मिलेगा आपको, ठीक है। सो दीज आर द सरफेस प्रोटीन्स which are expressed by immune cells and often referred as cluster of differentiation, CD। यही जो है ये मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है। अब ये आपको दिख रहा है टेबल, देखो कुछ सीडीज का नाम है यहाँ पर। CD मतलब वो वाली CD नहीं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, so you can see here CD4 plus CD4 is present on T helper lymphocyte only, other पर नहीं है। CD8 जो है वो है T साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट के ऊपर और कुछ नेचुरल किलर सेल के ऊपर भी हो सकता है, होता है। तो आप बना लो, ये हो गया सिग्नेचर, मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है CD8। इफ दैट सेल, अगर आप कैसे पता करोगे कि ये सेल T लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स है, देन द एंटीबॉडी अगेंस्ट CD8 will stain those cells, ठीक है। CD8 के अगेंस्ट एंटीबॉडी अगर बाइंड कर गया सेल से, देन व्हाट यू विल take the message that these cells are cytotoxic T lymphocytes। अगर CD4 के साथ स्टेन हो गया, स्टेन का मतलब if the antibody is tagged with a fluorescent chrome, फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा पता लगाते हैं, ठीक है, कौन सा एंटीबॉडी स्टेन कर रहा है सेल को। अगर CD4 स्टेन कर दिया देन ये सेल, CD8 कर दिया देन इट्स दो सेल, ठीक है। और एक कॉमन नाम भी है और एक CD8 डेजिग्नेशन भी, जैसे CD35 इज कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1, पढ़ाए हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 इसका कॉमन नेम है और CD डेजिग्नेशन है CD35। इस तरह से बहुत सारे हैं, 303 है, ये आप देख लेना। याद रखने की आवश्यकता इसको आपको नहीं है। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे CD4, CD8, ये दोनों तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना कम से कम ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि CD4 प्लस सेल कौन है, CD8 प्लस सेल्स कौन है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े, कुछ पूछना? चलो देखिए, सरफेस प्रोटीन्स जो है यही बता रहा है जो अभी हम डिस्कस। सरफेस प्रोटीन एक्सप्रेस्ड बाय इम्यून सेल्स आर ऑफन रेफर्ड टू बाय क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन CD और क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन नोमेनक्लेचर। This nomenclature was established in 1982 by an international group of investigators who recognized that many of the new antibodies produced by the laboratories all over the world, ठीक है, जो लेबोरेटरी जिस टाइप ऑफ प्रोटीन पर काम करता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। सबके अगेंस्ट क्यों बनाएगा? जैसे हम लोग जिस पर काम करते थे CR1 के ऊपर करते थे, CD35 के ऊपर, और इसका पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दोनों की जरूरत पड़ती थी।
तो पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खरीदते थे, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर उसका दाम होता, बहुत नहीं, हाँ लाखों में होता था, डॉलर में होता था, लेकिन कन्वर्ट होकर के लाखों में आ जाता था। तो वो सब तो हम लोग को थोड़ी पे करना होता, वो सब अपना एम्स जो है वो अपना रिसर्च ग्रांट से पे करती थी, लेकिन जितना आपको जरूरत है आप खरीदिए अपने रिसर्च के लिए। और पॉलीक्लोनल जो था, क्योंकि खर्चा घटाने, मेरी मैडम का एक फ्रेंड था इन स्विट्जरलैंड, दैट गाय वाज आल्सो वर्किंग ऑन CD35, तो वो अपने लेबोरेटरी में CD35 का रैबिट के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करता था फॉर देयर ओन एक्सपेरिमेंट। तो दिस CD35 जो है वो ह्यूमन का ले लिया, वो कैसे जनरेट किया, CD35 ह्यूमन CR1 ले लिया, सॉल्युबल, उसको क्लीव करके हाइड्रोलाइज करके, क्योंकि ये सरफेस बाउंड है, तो जो सरफेस के बाहर का पोर्शन है उसको क्लीव करके, एंड दैट हैज बीन गिवन टू द रैबिट सिस्टम। तो रैबिट के लिए वो एंटीजन हो गया ह्यूमन CD35, तो रैबिट के अंदर एंटी ह्यूमन CD35 एंटीबॉडी बन गया, एंटी ह्यूमन बट रेज्ड इन रैबिट। तो अब क्या हो रहा है, इस एंटीबॉडी का नाम क्या है, रैबिट एंटी ह्यूमन CD35। तो नाम से आप समझ जाओगे, पहले नाम लिखा रहेगा एनिमल का कि किस में रेज किया गया है, फिर उस स्पीसीज के अगेंस्ट, किस स्पीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, रैबिट एंटी ह्यूमन, फिर उसके बाद नाम आएगा किस प्रोटीन के अगेंस्ट है ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इटसेल्फ इज ए प्रोटीन, बट अगेंस्ट व्हिच प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम। समझ में आई बात? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सर मोनोक्लोनल वाला क्या समझ नहीं गया सर। मोनोक्लोनल नहीं समझे? नहीं सर। अच्छा रुको, देखो कंसेप्ट समझो, कहाँ गए? अच्छा, कोई खाली जगह मिले ना, रुको। मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल समझना जरूरी है आपको, सिर्फ डिफिनेशन अभी समझ लीजिए, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो अभी आपको नहीं है। जैसे बहुत सारा प्रोसेस, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, क्लास स्विचिंग, ये सब भी जानना जरूरी है, आपकी बॉडी में हो रहा है जानना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है। ये सब भी जानना जरूरी है। देखिए मोनोक्लोनल का मतलब हुआ, सपोज दिस इज एन एंटीजन, एक ऐसे इमेजिनरी हम प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दिस इज प्रोटीन मॉलिक्यूल, ओके। अब इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का these are the regions, suppose now antibody, antigen many times it is bigger than the antibody, antibody का स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। एंटीबॉडी के ऊपर में देयर इज अ वेरिएबल रीजन, this variable region has the specificity to the antigenic determinants,
This variable region is not having the capacity or the specificity for this whole antigen, but this is specific against an antigenic determinant or a part of the antigen. This is specific against a fraction or a part of the antigen, this antibody. So this antibody is different than that antibody which is specific for this region. Antibody can be generated against this region, or if that antigen is fragmentized, then each fragment can behave as antigenic determinant. All these antibodies against all these antigenic determinants which are present on the antigens. Okay? All these antibodies are against the same antigen only, but they are specific to different regions of the antigen or antigenic determinants, which is called as epitope. सुने हो नाम? Epitope. Am I clear? किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एपिटोप. सो एक एंटीजन पर कई सारे एपिटोप हो सकते हैं. एक एंटीजन कई सारे एपिटोप्स में डिवाइडेड हो सकता है या एक भी एपिटोप हो सकता है. बहुत सारे एपिटोप्स हैं तो बहुत सारे एंटीबॉडी. एक एपिटोप इज स्पेसिफिक टू वन एंटीबॉडी. So there can be many antibodies, many types of antibodies which are specific to many kinds of epitopes but present on the same antigen. So that mixture of antibody is called as polyclonal. Polyclonal है, that means this is a cocktail of antibodies, but these antibodies are having the specificity against different epitopes of the same antigen. Suppose if I give you an antibody, suppose rabbit, anti-human, CD8, that means if it is polyclonal, then all these antibodies can stain the CD8, but they are binding to this protein at different regions. Agar monoclonal hai, that means all the antibodies in that cocktail, that will be not called as cocktail now. So that is a pure form of the, although उसमें एजाइड वगैरह होता है, एजाइड्स केमिकल्स, इसे कॉकटेल कह सकते हो, मिक्सचर कह सकते हो, but not the cocktail of antibodies. All those antibodies are having the specificity against the same epitope, single epitope. समझ में आई बात? मतलब ये जो प्रोटीन है इसका एंटीबॉडी सिर्फ स्पेसिफिक एपिटोप है. कोई भी प्रोटीन बहुत बड़ा प्रोटीन है. अब आपको हम बताएं, इस प्रोटीन को अगर आप एज ए होल प्रोटीन इंजेक्ट कर दोगे किसी एनिमल में of different species, then that animal will start producing antibody because that protein is foreign to that animal. So the antibody will be developed against this antigen
but antibody is having the specificity for a certain region of that protein. अब जो ये एनिमल प्रोड्यूस करेगा all kinds of epitopes which are possible for that antigen, against all those kinds of epitopes the antibodies will be produced. Okay, इस प्रोटीन को आप तोड़ तोड़ के भी अगर दे दोगे, फ्रेगमेंटाइज कर दो, प्रोटीन के कई सारे टुकड़े बना दो और उसके बाद उस एनिमल में दे दो, फिर भी आप देखोगे कि उसके अंदर से आपको एक एंटीबॉडी का कॉकटेल मिलेगा। अगर पूरा एक सिंगल प्रोटीन दिए इंटैक्ट फॉर्म में और छोटा छोटा टुकड़ा भी प्रोटीन का उसके सेम प्रोटीन का टुकड़ा इंजेक्ट करा, तो दैट मीन्स व्हाट? That means that antigen has been taken up by the antigen presenting cell, internalized it, they have internalized it and processed it, and the fragments of the antigen has been expressed on its cell surface. So there are different kinds of fragments. कोई भी एक चीज तोड़ोगे तो अलग अलग तरह का टुकड़ा, सब टुकड़ा समान थोड़े होगा, तो सब अलग अलग टुकड़े के अगेंस्ट अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बन गए। एक एंटीबॉडी जो है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग ए सिंगल टाइप ऑफ एपिटोप, and on a protein or an antigen molecule there can be several epitopes present. एपिटोप वही है जो उसका स्ट्रक्चरल moiety है in that region, structural difference. Again, suppose this structural region, this has been taken as the epitope, ठीक है। अगर ये वाला फ्रेगमेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यहां से ले लिया, कट करके प्रोसेस करके सेल पर एक्सप्रेस कर दिया, तो जितना टुकड़ा सेल के ऊपर एक्सप्रेस हुआ है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर, to against those that whole tukda, antibody, a specific antibody will get produced, but the tukdas are many, so many types of antibody specificity are generated, but again you will see all those tukdas belonging to the same protein, same antigen. All these antibodies are also against the same antigen. All these antibodies are capable of neutralizing the antigens. Okay, so this mixture of antibody, which is having the specificity against different epitopes of the same antigen, they are called as, this antibody population is called as polyclonal. Have you understood? Yes, sir. और अगर एक ही एपिटोप के अगेंस्ट है तो दैट मीन्स इट इज मोनोक्लोनल। Yes. अब जब भी हम मोनोक्लोनल बोलेंगे तो आप समझ जाओगे क्या मतलब है, पॉलीक्लोनल बोलेंगे तो समझ जाओ। Yes, sir. Yes. चलो अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके, विद इन 1 मिनट। अच्छा रुक जाओ, अटेंडेंस वालों रुक जाओ। कौन कौन है भैया, मैं बना देता हूँ। कौन कौन प्रेजेंट हो? आदिल है, बाबुल है, दीपा है, नेहा है। अच्छा वो भैया कोई नहीं, हम कर देंगे मार्क, नेक्स्ट क्लास में बता देना। एक घंटा बाद फिर से क्लास लेंगे। अनामिका नहीं आई, बाबुल है, रुक जाओ अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आदिल का कर देता हूँ प्रेजेंट।